मॉडर्न हिस्ट्री को देख चुके थे, तो 1 से लेकर के हम लोग 100 तक देख चुके थे। कल हम लोग ये कर लिया था प्रश्न जितने भी 100 तक थे, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती इसलिए मैंने इसको सेकेंड वीडियो में रखने का कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 101 से शुरू करते हैं। और ये आपका जो घटना चक्र का सीरीज़ जो चलाया जा रहा है प्रीवियस ईयर बीपीएससी के लिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर वॉच करके जाएं, जिससे कि आपका जो प्रीवियस ईयर से जितने भी प्रश्न हैं कि वो छूट ना पाए आपसे। ठीक है, तो इसको शुरू करती हूँ मैं। चलिए देखिए, यहाँ 101 प्रश्न क्या बोल रहा है कि कह रहे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, तो आपकी भारतीय नहीं पूछी जा रही हैं, ये सिर्फ महिला पूछी जा रही है, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। तो किसके प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी नारी आंदोलन? तो ये हुआ था ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला देखिए जो इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, तो देख लीजिए। थोड़ा सा मतलब ये ठीक तरह से नहीं किया गया है, आपका क्या बोलते हैं उसको, जितने भी हाईलाइटेड किया जाता है बॉक्स में, तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या है कि प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान उनके ही सामाजिक उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों का दूर किया जा सकता था, क्योंकि अगर महिलाएं अगर नहीं उठेंगी अपने जहाँ पे उनकी स्थिति है वहाँ से, अगर वो ऊपर नहीं लाई जाएंगी, या फिर दलित जहाँ पे उनकी स्थिति दयनीय स्थिति बनी हुई है, अगर वहाँ से उनके लिए नहीं सोचा गया, तो सामाजिक बुराई को दूर कैसे किया जा सकता है? अगर इन दोनों के बारे में सोच लिया जाए तो सामाजिक बुराई को दूर कर दिया जा सकता है। तो 1848 ईस्वी में क्या होता है, उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ठीक है, और यह लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल था जो 1848 में खोला गया था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा जो स्रोत जो रही हैं रमाबाई रानाडे रही हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के लिए। ठीक है, महाराणा जो थे गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो रमाबाई ने क्या स्थापना की थी? तो सेवा सदन नामक संगठन की भी स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि रमाबाई, जिसका क्या नाम था, यदि विकल्प ए में रमाबाई होता तो ये उत्तर किसके लिए होता? रमाबाई होता। लेकिन यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी भी विकल्प को सही नहीं माना और तारांकित किया है। ठीक है, यानी स्टार मार्क कर दिया था इसको। ठीक है, देखिए, तो ऐसा प्रश्न देना ही नहीं चाहिए जिसको आप बाहर निकाल दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 103 बोल रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए ये निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन चुनिए। तो ये देखिए आपका क्या है कि आत्माराम पांडुरंग तो प्रार्थना समाज के हो जाएंगे, उसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी जो है यंग इंडिया के हो जाएंगे। उसी तरह लोक की हितवादी जो थे गोपाल हरि देशमुख के था। और आपका ज्योतिबा फुले कौन थे? तो सत्यशोधक समाज से रिलेटेड। तो और हनुमाई मजदेवसन सभा किसने स्थापित की थी? तो नेरोजी फुर्दोजी ने की थी। ठीक है, तो देख लेते हैं 103 का आंसर क्या बी दिया है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया है? बी दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन ऊपर आपका सही विकल्प भी चुना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ठीक है, बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, उसके अलावा यंग इंडिया, नवजीवन, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और 1891 में नौरोजी फुर्दोजी ने अन्य पारसी सहयोगी के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपका हो गया।
अगला देखिए 104 क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि नाई धोबी जो सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप जो 1999 में हुआ था, तो कहाँ चलाया गया था? तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में जो भी दिया हुआ है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका डिटेल में भी पढ़ना पड़ रहा है, और डिटेल अगर नहीं जानिएगा तो सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान से कोई बेनिफिट नहीं होगा। कम से कम इसके इंटरनल भी पार्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो कम से कम एलिमिनेशन में आपको सुविधा होगा। ठीक है, तो आप इजी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए क्या है, बोल रहा है कि वर्ष 1919 में अंतिम दिनों में क्या होता है कि किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ठीक है, जुंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। ठीक है, जिसका नाम क्या था? बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। ठीक है, यानी उसको और भी बल दिया, उनके द्वारा दिया गया। बाबा रामचंद्र जो थे वो बोल रहे हैं कि बाबा रामचंद्र जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से क्या थे? ठीक है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। और यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि 1920 के मध्य में वे एक किसान आंदोलन के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इनमें से संगठन की अद्भुत क्षमता थी किनमें? तो ये थे हमारे बाबा रामचंद्र देव। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1900 में। ठीक है, तो इसका हो गया आपका। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। बोल रहा है क्या कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के साथ हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। ठीक है, यानी जो गैर कृषक है उनको भूमि हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे क्या किया गया था? तो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। लगान का नगद में क्या था कि परिवर्तन था। देखिए इक्का आंदोलन जो था हुआ वो 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इसमें क्या बोल रहा है कि इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतारामपुर थे। ठीक है, और किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को क्या बोलते हैं? प्रथा को लेकर थी। ठीक है, किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों ने गुर्गे ठेकेदारों किसानों को प्रताड़ित करते थे। ठीक है, जो गुर्गे थे मतलब ठेकेदार के, तो वो किसानों को क्या करते थे? तंग करते थे। इक्का आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा क्या किया गया? निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास नहीं था। ठीक है, और क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अहिंसक नीति को अपनाए। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है क्या कि आंदोलन ने पूरी दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो था बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन में था और उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जो था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। ठीक है, किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्रमाण कहा जाता था। ठीक है, और उनको क्या कहा जाता था? तो किसान का प्राण कहा जाता था। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थी? तो सहजानंद संबंधित थी आपके किसान आंदोलन से, तो आपका आर्टिकल सी हो गया। अगला यहाँ देखिए, अगला डिटेल में लिखा हुआ है कि बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, देखिए डिटेल में देख लेते हैं इसको।
राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। ठीक है, जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है तो हमारे राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, कौन से मंत्री, तो आपके खाद्य और कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और संविधान सभा लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बने। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखिए, अब यहाँ से आ गया हमारे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित बात की जा रही है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके द्वारा लाई गई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। देखिए यहाँ डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से की थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था और इस समय आपका बोल रहा है कि कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का आपका प्रयत्न किया। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था कि केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। ठीक है, इस तरह से वो कर देते। ठीक है, उसके अलावा क्या था कि उस समय क्या होता था कि उस समय मुक्त अफगानों और मराठों से थे। ठीक है, भय किससे था, तो यहाँ पे अफगानों मराठों से ही भय था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाएगा। ठीक है, अब व्यय कौन उठाएगा, तो अवध का नवाब। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ कि अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ठीक है, अगर अवध की रक्षा कर पाते तो बंगाल की रक्षा वो अपने आप ही हो जाती। यहाँ पे बोल रहा है कि वेलेस्ली के आने से कंपनी की भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। ठीक है, वेलेस्ली ने बाध्य कर दिया था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीति की शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया और रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सी है। यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 ईस्वी में समानता के लिए संघर्ष हुआ। ठीक है, और देखिए यहाँ सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति कब हुई थी, तो 1765 से लेकर 1813 में। अधीनस्थ प्रांत की नीति जो थी 1813 से 1857 में। अधीनस्थ संघ की नीति जो अपनाई गई थी 1858 से लेकर के आपके 1935 के बीच में, और बराबर की संघ की नीति अपनाई गई थी 1835 से लेकर के 1947 के बीच में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। देखिए यहाँ क्या बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो ये समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, बंगाल में समाप्त किया था। यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आपका बोल रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा खां और सिताब राय को पदच्युत कर दिया। ठीक है, और क्या होता है कि द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार करके क्या होता है कि अपने पास रख लेती, दीवानी अधिकार अपने पास रख लेती थी और निजामत के कार्यों को निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती थी, कंपनी के पास होती थी। ठीक है, क्योंकि जवाबदेही कौन देगा, तो नवाब देंगे, लेकिन जवाबदेही कंपनी नहीं देते थे। ठीक है, कुछ भी अगर बुरा हुआ तो नवाब के ऊपर आ जाता था, लेकिन कंपनी के हाथों में मेन पावर था। ठीक है, तो क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है। यानी कहने का मतलब कि वो लगे कि नवाब जो है राजा है, लेकिन वास्तविक राजा कौन था, कंपनी थी। ठीक है, उसने प्रभा समिति को लिखा था कि यह नाम यह छाया आवश्यक है और तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये इसको ज़रूरी है कि अगर हम दुनिया को दिखाएंगे तो ज़रूर है कि कंपनी का बचाव हो पाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था, मराठा सरदार की बात की जा रही है। तो मराठा सरदार जो है वो पेशवा बाजीराव II था। ठीक है, देखिए देख लेते हैं डिटेल में यहाँ जो बात किया जा रहा है।
यहाँ बोल रहा है कि वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का क्या किया, प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था। ठीक है, तथा वह सन विकसित हुआ था। ठीक है, यानी धीरे धीरे विकसित होता है। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई और बाद में क्या होता है, अंग्रेजों ने भी अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवश्य से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का क्या किया, वचन दिया। देखिए, सहायक संधि का टाइम पीरियड है कि किस किस राज्य के साथ कब कब किया गया, यहाँ पे दिया हुआ है कि संधि स्वीकार करने वाले राज्य की बात की जा रही है। तो देखिए, आपका जो हैदराबाद कब करता है, तो 1798 में, 1798 तथा 1800 में भी करता है। 2 टाइम पीरियड इसका दिया हुआ। ठीक है, मैसूर के क्या था, तो मैसूर कर्नाटका वाला जो पार्ट है 1799 में। और उस समय देखिए आपका क्या था कि तंजौर अक्टूबर 1799 में किया जाता। अवध कब किया जाता है, तो 1801 में। पेशवा कब किया जाता है, तो 1802 में। और बड़ार के साथ जो भोसले जो थे वो दिसंबर 1803 में, सिंधिया के साथ 1804 में। उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर है। ठीक है, अगला देखिए, दौलत राय सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय क्या थे, सिंधिया का साथ दे रहे थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय किसका साथ दे रहे थे, सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में क्या किया, जसवंत के भाई की हत्या कर दी थी। ठीक है, और परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पुणे पर क्या किया, आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। ठीक है, तो अगला देखिए क्या बोल रहा है कि बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में सरली और 31 दिसंबर 1802 में क्या होता है कि अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। ठीक है, अंग्रेजों से बसीन की संधि की जाती है। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम संधि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोला है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जिसको बोलते हैं नियुक्त किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो 1877 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला इसमें डिटेल में बोल रहा है कि ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया। ठीक है, जिससे महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। ठीक है, और इसी समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, कब पड़ा था, तो 1877 में। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किया और विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। ठीक है, आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना क्या की जाती थी, उस घटना से की जाती थी जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ठीक है, अगला देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो देख लेते हैं किसने की थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ई आंसर होगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है तो एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी जो है एसोसिएशन की स्थापना फिरोज मेहता जी, ठीक है, फिरोज मेहता, केटी तैलब और आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि लोगों में राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर हो गया ई। देखिए, भारत संघ की स्थापना किसने की थी, तो भारत संघ की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की, कलकत्ता में की। कब, 1876 में। ठीक है, यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी जिसने कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर
आंदोलन चलाया, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले संस्था थी, ठीक है। देखिए आपका क्या बोला कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ का आपका स्थापना किया, ठीक है, और कलकत्ता में की। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्था में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, ठीक है, और जिसे कि कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। यह क्या बोल रहा है कि आपका इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की और इल्बर्ट फील्ड विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस समय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो भारतीय सिविल सर्विसेज से उनको हटाया गया था 1874 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका 18 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय जो थे भारतीय थे, ठीक है। जो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है, यानी सेकेंड व्यक्ति थे, ठीक है। इससे इनकी प्रथम नियुक्ति कहाँ होती है, तो बांग्लादेश की सिलहट में होती है और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय जी, यानी आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास एवं कई लेख लिखे, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी राजनीतिक सुधारों के आंदोलन के लिए पहले भारतीय मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1884 में। किसके द्वारा की गई थी, तो बी राघवाचारी के द्वारा की गई थी, ठीक है। बी राघवाचारी भी थे, उसके अलावा आपके जी सुब्रमण्यम जी भी थे और पी आनंद चार्लू द्वारा भी की गई थी, ठीक है। तो कब किया गया, तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 ने भाग लिया था, ठीक है। देखिए यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। और ये जो कुल प्रतिनिधि कितने थे, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो इसके प्रथम महासचिव जो थे A.O. ह्यूम थे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, तो 1885 में की गई थी, तो आपका 122 का सी हो गया। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, जो एक अवकाश से प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। अगला यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। डिटेल में देख लेते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। वे शिमला में बस गए थे और 1884 में उन्होंने
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की थी कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। इसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन पुणे में क्या होता है कि हैजा फैल जाने के कारण आपका क्या होता है कि सम्मेलन का जो स्थल है वो क्या कर दिया जाता है, आपका बदल दिया जाता है। और बदल कर क्या किया जाता है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई कर दिया जाता है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन कब होता है, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इस संगठन का नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये A.O. ह्यूम जी थे। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे, तो एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। अगला देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, जिसको पहले बम्बई जाना जाता था। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, जिसमें कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के थे। और उसके बाद सेकंड कहाँ के थे, तो 21 मद्रास के, 3 आपके बंगाल से थे और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से एवं अवध से थे और 3 सदस्य पंजाब से भी कांग्रेस सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बंकिम चंद्र बनर्जी ने की थी और सचिव कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे इनके सचिव। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब हुआ था, तो आपका 1886 में कलकत्ता में किया गया था दूसरा अधिवेशन। ठीक है, उसी तरह से आपका बोल रहा है कि अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कर दिया गया था कि विलय कर दिया गया था। और राष्ट्रीय ये कब होता है, तो 1876 में जो एस्टेब्लिश हुआ था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो उसको अब मिला दे दिया जाता है आपका 1886 में। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका जो है वो बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन और उसके बाद क्या किया था कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन भी उनकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो 3 बार उन्होंने किया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये तो बेलगांव कर्नाटक वाला 1924 की है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो अधिवेशन था वो 39वां वार्षिक अधिवेशन था, जो दिसंबर 1924 में बेलगांव कर्नाटक में होता है। ठीक है, और ये अधिवेशन एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। जो गांधी और दास का जो समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में होता है। ठीक है, 1886 वाला। ठीक है, अगला देखिए क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो प्रथम भारतीय की बात की जा रही है तो सरोजिनी नायडू बनती 1925 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, याद रखिएगा कि आपका जो सरोजिनी नायडू जी का जो टाइम पीरियड है 1889 से लेकर के 1949 तक है। ठीक है, 1879 से लेकर 1949 तक, और वो क्या थी, कवित्री और एक राष्ट्रवादी नेत्री थी। ठीक है, राष्ट्रवादी नेत्री थी। और वर्ष 1925 में जो कानपुर में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां जो होता है अधिवेशन, तो ये क्या हुआ कि वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और 1947 से 49 में वह कहाँ की राज्यपाल थी, तो आपके यूपी की राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ, तो ये होता है बांकीपुर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधोलकर ने की और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, चलिए 1912 वाले में।
अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, तो ये लिखी गई थी आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो आपका 31 का भी हो जाएगा। यहाँ क्या बोला कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो ये बात थी आपके सर सैयद अहमद के द्वारा। तो आपका 132 का बी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखिए 188 में क्या बोलते हैं कि आपका आपके 1888 की बात की जा रही है, मैं 188 बोली। ठीक है, 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, तो बनाई। ठीक है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित थी और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए अगला क्या आपका बोल रहा है कि मुझे विश्वास है कि, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, आपका 133 का सी आंसर हो गया। देखिए डिटेल में देख लेते हैं कि अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस कमज़ोर है। ठीक है, मानवता जनता में इसकी पैठ नहीं आता, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता जो थे वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और वर्ष 1900 में क्या होता है कि कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ क्या हो रही है, जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में क्या होता है कि उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत में आया मेरी नीति यही रही थी कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम में। ठीक है, तो आपका प्रारंभ किया गया था, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या होता है कि भारतीयों को आपका राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। हटाता है आपके रिपर हटाते हैं। ठीक है, देखिए अधिकतर नरमपंथी कहाँ से थे, तो शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि उदारवादी राजनीतिक और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता और दादा भाई नौरोजी, फिरोजा मेहता, दिनसा बादशाह और विमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। ठीक है, और ये क्या बात हो रहा है कि कांग्रेस में आने से पहले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई भी संपर्क नहीं था। ठीक है, फिरोजा मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ठीक है, यानी समझने का प्रयास करें कि आम जनता की बात क्या है और क्या समस्या है, तभी तो हम एक बड़े मंचों पे उठा पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से उग्रपंथी नहीं थे, तो उग्रपंथी नहीं थे, तो यहाँ पे उप्र ग्रंथी लिख दिया, तो आपके क्या हो जाएगा, तो आपके उग्रपंथी नहीं थे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो उग्रपंथी नहीं थे। देखिए क्या थे,
गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रिय में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बंधनों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी इनके क्या हो गए थे, शीशे बन गए। उन्हें 1889 यानी 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस से अधिवेशन के मंच में से राजनीति में भाग लिया था। ठीक है, और आपका क्या होता है कि 1897 ईस्वी में उन्हें वाचा को भारतीय बैंक के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में यह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। ठीक है, अगला देखिए क्या बात किया जा रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। 1905 में पूना में क्या होता है कि आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की। इसकी उद्देश्य क्या था कि भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल में श्री श्रीनिवास शास्त्री जी के, देवधर एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके क्या थे, प्रख्यात सदस्य थे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा, तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। यह डी हो गया आंसर आपका। देखिए रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था, तो इसके बारे में कहा था। तो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में कहा होगा। तो ये आपकी कांग्रेस के बारे में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो, गांधी इनविल वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। ठीक है, अगला देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। कब आया था, तो 1906 में आया था। ठीक है, अगला देखिए। 1906 के बाद क्या होता है कि वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व किसने किया, प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका कह रहा है क्या कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे, जब यहाँ पे उपयुक्त इनमें से आपका ई ऑप्शन दिया हुआ। देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर डेंट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। ठीक है, और ये तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी भी घटना नहीं बल्कि एक अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है जो 142 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो गर्म दल से जो थे वो अरविंद घोष थे, और ये लोग जो तो बाकी लोग आपके उदारवादी दल से थे। ठीक है, नरम दल से थे। देखिए यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभ में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। ठीक है, आपके क्या 4 स्तंभ में से थे। और 1893-94 में क्या होता है, अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है। इसकी
इसकी शासकों को ऑपरेशन करने के भय से स्पष्ट न करने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। ठीक है, ये अरविंद घोष ने बोला ये लाइन। ठीक है, इनके अनुसार कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है और वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मनिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर के जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा भी हुई। ठीक है, और किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव से उन्हें छोड़ दिया गया और कालांतर में आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और आपके पांडिचेरी चले गए। कौन? अरविंद घोष थी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है क्या कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हुई थी तो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, यानी 1905 के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और क्या होता है कि 16 नवंबर 1905 में कांग्रेस कलकत्ता में क्या होता है कि एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक वैज्ञानिक और आपके तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या स्थापना की गई थी। अगला देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमपति के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में जो होता है कि बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। किन्होंने? तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के दल के नेता थे, जबकि एमजी रानडे समाज सुधारक थे। ठीक है, तो इनका किसी दल से कोई संबंध नहीं था। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। राजवम मध्य आंदोलन जो था इसकी प्रकृति थी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, अगला देखिए शेर पंजाब के नाम से कौन सा मशहूर थे? तो शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय आपके क्या थे? आपके फेमस थे। लाला लाजपत राय जो थे वो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब के श्री भी कहा जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि अभिनव भारत से संबंधित कौन थे? तो अभिनव भारत से संबंधित जो थे वो बीडी सावरकर थे। तो आपका देख लीजिए उन्हें स्थापना कब होता है अभिनव भारत का? तो 1904 में होता है। स्थान कहा था तो महाराष्ट्र के नासिक में। संस्थापक बीडी सावरकर जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो 30 नवंबर आपका कह रहा है क्या कि 30 नवंबर 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड का बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी ने पत्नी और पुत्री मार गिराई। ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जो थे वो गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई उनको। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न बोल रहा है कह रहा है क्या कि कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था।
बोल रहा है क्या कि द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महारता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच की क्या थी, बढ़ावा देने वाली थी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो ये नहीं जुड़ी हुई थी, यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की क्या किया, स्थापना की। इस कारण से गदर नामक अखबार निकला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर और संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। ठीक है, आपका अगला बोल रहा है क्या कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संस्थापक के नाम का संयोजन करें। तो देखिए आपका जो द हिंदू था, तो द हिंदू को किसने शुरुआत किया था, तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या, तो ए डी आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गया, बाल गंगाधर तिलक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले जो है आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, सामने सामने दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ बात किया जा रहा है क्या, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक, अब बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और आपका सुधारक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारक था। तो इस तरह से आंसर डी हो गया। ठीक है, अगला देखिए बोल रहा है क्या प्रश्न की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक अधिवेशन के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या होता है, समझौता होता है, जिसको लखनऊ समझौते या कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इससे लेकर के रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देख लेते हैं, यही वाला ऊपर वाला ही प्रश्न है तो उसको रहने देते हैं। देखिए भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मैडम बीका जी रुस्तम कामा जी को कहा जाता है। देख लेते हैं डिटेल में जो भी प्रश्न है इसके बारे में। मैडम कामा का जन्म जो 24 सितंबर 1861 को क्या होता है कि हुआ था। उनके माता पिता क्या थे, पारसी थे, सोराबजी प्रेम जी पटेल उनके पिता, और विवाह रुस्तम की आर कामा के साथ हुआ था जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और मैडम कामा में राष्ट्रीय आंदोलन के महान जो थे वो अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थी और यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। ठीक है, और क्या होता है कि 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन जो किया जाता है 1907 में उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। ठीक है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो ये फहराया था स्टुटगार्ट में फहराया था। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, तो कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अंदर देखिए अगला दिया हुआ है कि 157वें प्रश्न बोल रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। ठीक है, तो आपका ए आंसर हो गया।
देखिए डिटेल में देख लेते हैं। फरवरी 1905 ईस्वी में क्या होता है कि लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ के एक समाचार पत्र सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पुरुष पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए थे। ठीक है, यानी पेरिस है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या बोल रहा है कि बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने आपका 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के दिनों की घोषणा कर दी थी। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन होगा और कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा होती है। तो कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, उसी तरह से अगला बोल रहा है कि इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ठीक है, यानी पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है, तो 3 डेट आप याद रखिएगा, 20 जुलाई, 7 अगस्त और आपका 16 अक्टूबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बोल रहा है कि 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो आपका 1911 में रद्द कर दिया जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे डिटेल में बात कर रहा है कि आपका दिसंबर 1911 में क्या होता है। तो बोल रहा है कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन के पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई जाने की घोषणा की। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि घोषणा के अनुरूप जो है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, उसी समय आपका जो है उड़ीसा और बिहार अलग हो जाते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि आपका असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि इसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। ठीक है, और इसकी स्थिति आपका 1874 में ईस्वी में थी। ठीक है, तथा सिलहट को इससे जोड़ दिया गया और सिलहट भी असम में जोड़ दिया गया। ठीक है, देखिए अगला आपका क्या बोला कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया प्रस्ताव उद्देश्य था। तो ये कब किया गया? तो स्वशासन सुनिश्चित करना ही इसका क्या था? स्वराज प्रस्ताव को 1905 में पारित किया, इसका उद्देश्य था। तो स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा तो कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की और वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में क्या होता है कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो उपयोग सभी के समय होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे बात किया जा रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति पर, राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य पर, आपके राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। तो सारा उपयोग सभी है। देखिए अगला क्या बोल रहा है, इसमें डिटेल की बात की जा रही है। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, आपका उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था और नरमपंथियों में आम जनता के बीच काम नहीं किया। ठीक है, नरमपंथियों ने आम जनता के बीच क्या किया? काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी राजनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया और नरपंथी और गर्मपंथी के सोच और अनुमान जो है वो पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। ठीक है, नरमपंथी यह समझ नहीं पाए थे कि सरकार नरमपंथियों के भय के कारण ही उनके बातचीत कर रही है और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर रहे हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो आपके ब्रिटिश में भारत में ब्रिटिश सत्ता का महत्तम बचाव होगा। तो किसका ये बात था, किसने लिखा था, तो डब्ल्यू हंटर की ये वाणी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक जो थी द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, अगला देखिए बात किया जा रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी 1924 में। ठीक है, अगला देखिए इसमें बात किया जा रहा है, कह रहा है क्या है कि देश में उसी ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की क्या स्थापना की। संस्थापक कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सायनार थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जी थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो आपका 19 जुलाई यानी 20 जुलाई को की गई थी। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है आपका कह रहा है क्या कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा कब हुई थी कि 20 जुलाई यानी कुछ श्रोते में 19 जुलाई भी दिया जा रहा है 1905 में की गई थी। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड की सजा मिली थी। तो वाइली के लिए किसको मिला था, मदन सिंह ढिगरा ना उधम सिंह को। तो देख लेते हैं किसको मिला था, तो आपका मदन सिंह ढिगरा राइट आंसर है आपका। तो देखिए कर्नल वाइली के लिए की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड की सजा मिली थी, तो मदन लाल ढिगरा को मिली थी। और उधम सिंह को कब मिली थी, आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए आपका कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढिंगरा ने गोली मारकर कर दी थी और वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढिंगरा को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, 1909 में उनको फांसी दे दिया गया था। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को की रिपोर्ट थी, तो किसके आधार पर थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल में बोल रहा है कि तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय एडविन मॉन्टेग्यू और आपके कौन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, क्या बोल रहा है कि न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में जो 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के कारण कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इन लेखों का लेखक कौन था, तो अरविंद घोष जी थे। ठीक है, तो ए आंसर हो गया। देखिए यहाँ क्या बात किया जा रहा है, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समय ढूलमूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंड फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की। ठीक है, अगला देखिए, अगला बात किया जा रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिली। तो ये दी गई थी अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या कि बोला जा रहा है कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना जो है काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लारी, राजेंद्र लारी और आपका रोशन लाल और राजेंद्र लारी और को फांसी दी हुई और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, कह रहा है क्या कि 1969 में भारतीय हिंदुस्तान आपका देखिए आपका 169 प्रश्न संख्या बोल रहा है क्या कि
आपका कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो कौन थे? भगत सिंह थे। तो देख लीजिए ये आपका डिटेल दिया हुआ है कि काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन का चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य किया। सितंबर 1988 में क्या होता है कि 1928 में सितंबर 1928 में क्या होता है कि फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्या होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई और जिसमें HRA का नाम बदल करके आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसने लिखा था कि देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? ठीक है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजू एक कातिल में, कितना जोर बाजू एक कातिल में है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा गया था आपका बिस्मिल जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं डिटेल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका उपयुक्त गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी की का वास्तविक नाम क्या था? सैयद शाह मोहम्मद हसन था। सैयद शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीमाबादी का असली नाम था। ठीक है, और वो वर्ष 1901 में आपके क्या होता है कि पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गाँव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में क्या होता है कि काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि आपका प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचनाकार कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की। ठीक है, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में भगत सिंह ने किया। ठीक है, इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आज हम लोग 172 तक ही रहने देते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज हम लोग यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आपका पार्ट 2 हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए आप पार्ट 2 तो ये आपका हो गया पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट से जा कर के इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।